आगे अपने कैरियर में कहीं पे भी दोबारा सीखने का मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि डॉक्टरी फील्ड में ऐसा नहीं होता है कि आपने अब पेशेंट को आप नहीं बोल सकते ना कि सर ये मैं चैप्टर क्लास में नहीं पढ़ा था इसलिए इसका इलाज मुझे करते नहीं आता, या ये चैप्टर मैंने नहीं किया था इसलिए इस जांच का इंटरप्रिटेशन हमको नहीं आता। तो काफी हम लोगों के लिए चिंताजनक यहाँ पे विषय था, इवन फैकल्टीज के लिए, टीचर्स के लिए, किस चीजों को हम कैसे इम्प्रूव करें। तो देन आगे चल के हमने कमेटीज में बनाई, जो हमारे एक सीनियर प्रोफेसर थे उनके अंडर में मेडिकल एजुकेशन यूनिट के जो हेड थे उनके अंडर में एक टीम बनी। और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस तो चलेंगे जैसे कि आप सेमिनार्स लेक्चर्स देते हैं, उसके बावजूद भी आप ऑफलाइन बच्चों को जो ग्रुप में आप पोस्टिंग्स में हॉस्पिटल में बुलाते थे, तो ग्रुप्स को आपने छोटे छोटे ग्रुप्स कर दिए। जहां पे 8 या 10 बच्चों का ग्रुप रहता था वहां पे आपने 2 या 3 बच्चों का ग्रुप कर दिया। और उनको जो ऑन हैंड्स प्रैक्टिसेस होती हैं, ऑन साइट जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उससे उनको डिप्राइव्ड ना रखा जाए। आगे चल के एमसीआई और ये आपका एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो उन्होंने भी डायरेक्टिव्स दिए कि आपने जो भी क्लासेस ऑनलाइन, इवन लास्ट लॉकडाउन जो था उसमें जो आपने ऑनलाइन क्लासेस की हैं उसकी अटेंडेंस हम आपको दे देते हैं बच्चों को। बट अभी इस टाइम पे जो ये कोविड अभी चल रहा है और लॉकडाउन है, तो एमसीआई के भी डायरेक्शंस ऐसे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस मिनिमम किए जाएं जितना भी हो, और बाकी आप ऑफलाइन जो इस ऑन हैंड्स प्रैक्टिस है इस पे फोकस किया जाए। दूसरा पार्ट आता है, ये तो हुई कंटेंट और लर्निंग की, दूसरा पार्ट आता है टेक्नोलॉजी की। कई बार टीचर्स भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं रहते हैं, और स्टूडेंट्स भी कई बार इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कि आपने अपना कैमरा ऑफ कर दिया एंड अदर होती हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को मॉनिटर कर पाना कि बच्चा क्लास में अटेंटिव है कि नहीं है, और जस्ट केवल वर्चुअल प्रेजेंस है उसकी कि रियली में वो अटेंड कर रहा है। ये सब डिफिकल्टीज आती हैं बड़े क्लासेस के लिए। और डेफिनेटली है ऑनलाइन लर्निंग्स, अभी हम लोग उतने एक्लेमेटाइज नहीं हुए हैं, उतने हम इतने फ्रेंडली नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली इसका जो आउटकम है, एजुकेशन में आउटकम है, वो उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा जितना कि ऑफलाइन क्लासेस का रहता है। दूसरा पार्ट आता है बच्चों के लिए, हम बात करें तो छोटे बच्चों के लिए तो उसमें दो चीजें आती हैं। जैसे कि हम लोग भी जब काफी छोटी क्लास में थे तो हमको पेंसिल दिया जाता था लिखने के लिए कि आप पेंसिल से ही लिखिए, क्योंकि आप पेन से लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर पेन से भी हमने लिखना चालू कर दिया। उसी तरीके से बच्चों के लिए मोबाइल का यूज काफी मतलब दोधारी तलवार की तरह, आपने अक्सर घर में जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे उन्होंने देखा हो कि वो मोबाइल स्क्रीन के लिए काफी एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे, और ये एडिक्शन बड़ों में भी होता है, बट छोटे बच्चों में ये एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अदर पार्ट रहता है जो बच्चे अपन 5th to 8th क्लास और ये चीजें हैं कि मोबाइल एक डिस्ट्रैक्टेबल होता है। जैसे आप भी अगर कोई मोबाइल में काम कर रहे हैं या लैपटॉप में आप कोई काम कर रहे हैं, कोई पेपर टाइप कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद ही आपकी अलग विंडो खुल जाती है और आप फेसबुक, यूट्यूब और थिंग्स, तो जो काम आप 1 घंटे का करना है वो कई बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपके ऊपर कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता है, या जहां पे आपके पास टाइम का स्ट्रेन नहीं होता, तो वहां पे आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने चालू हो जाते हैं। और ये चीजें बच्चों के साथ अगर नीचे छोटे बच्चों से सिंस चाइल्डहुड ही होंगी, तो ये पार्ट उनके कई बार बिहेवियरल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो इसके लिए तो पहला पार्ट जो है कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए क्या है, मतलब यूजफुल है, नॉट यूजफुल है। तो अभी तो आज के वातावरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है बच्चों को सीख देने का, शिक्षा करने का। दूसरा पार्ट आता है कि ऑनलाइन शिक्षा अगर है इस टाइप से, आपने छोटे बच्चों का भी देखा होगा कि वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, या यूट्यूब में वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तो हमको सीखना है, तो हमको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बस इस एडॉप्टेशन में थोड़े से हमारे रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं। रिसोर्सेज ऐसे ज्यादा लगते हैं कि पहले क्या था कि आपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया, स्कूल्स में टीचर्स चेक करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं। अगर आपका बच्चा है यहाँ पे घर में और आपकी क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है, तो भले आप वर्किंग है या जो भी है, किसी एक व्यक्ति को उसके साथ, बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा। छोटे बच्चों के लिए इसलिए बैठना पड़ेगा कि वो उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं, और जो थोड़े बड़े बच्चे हो गए, चौथी पांचवी में बड़े बच्चे हो गए, तो उनको इसलिए बैठना पड़ेगा कि वो वेदर दे आर अटेंड, वो क्लास में अगर है कि बस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे निश्चित रूप से ऑनलाइन शिक्षा के लिए मैं बोलूंगा यस। दूसरा पार्ट ये है कि केवल ऑनलाइन शिक्षा से काम हो सकता है क्या, तो नहीं। इसके लिए डेफिनेटली हमको प्रॉपर मॉनिटर करने की जरूरत है, पेरेंट्स को मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर आप नहीं फ्री हैं तो कोई भी आप जो भी आपके जो दूसरे लोग हैं या होम ट्यूशन, वॉट एवर जो भी आपके पास ऑप्शन है, तो ये ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों को अकेले छोड़ देने से बेहतर की जगह में आप उनको मॉनिटर करते रहें।
और तीसरा जो बच्चे बड़े हैं, जो कोविड प्रिकॉशंस को समझते हैं, जैसे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास हो गए, तो ये जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि उनकी जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स हैं और जो और पार्ट्स हैं, तो अगर वो छोटे छोटे ग्रुप में स्कूल्स अगर इसको अडॉप्ट कर पाते हैं या ये फिजिबल होता है तो डेफिनेटली इसको अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब एक तरह से अपन ये खारिज नहीं कर सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे बिगड़ जाएंगे, दे आर एडिक्ट टू स्क्रीन टाइम और मोबाइल के एडिक्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीजें बिल्कुल आपकी शंका जायज है, ऐसा हो सकता है। अगर आपने बच्चों को फ्री हैंड छोड़ दिया, जो बच्चे आज नर्चर हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, पता चला कि 5 साल या 10 साल बाद जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनके अंदर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, उनके अंदर स्क्रीन टाइम, अगर हम और आप अगर देखें, हम पिछले 5 साल या 10 साल से मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो हार्डली हम भी अगर एडिक्ट है तो 2-3 घंटे यूज कर रहे हैं। लेकिन आज अगर बच्चा वो 2-3 घंटे क्लास में है मोबाइल में, तो डेफिनेटली अगर यही पैटर्न चलता रहा, अनऑब्जर्व रहा या उसका बिहेवियर मॉनिटर वो नहीं रहा ऑब्जर्व, तो डेफिनेटली वो बच्चा जब बड़ा होगा, 10 साल के होगा, तो उसके बिहेवियर में ये चीजें इनकॉर्पोरेट हो चुकी होंगी, और तब बड़ा डिफिकल्ट होगा कि उसको अपने मेन ऑक्यूपेशन में, अपने प्रोफेशन में या अपने फैमिली में फोकस कर पाए। तो मेरा तो यही व्यू है। बाकी मैं जो बाकी रिस्पेक्टेड चेयर्स हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि इसमें अपने पॉइंट्स रखें। थैंक यू। मिश्रा जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे आपने बहुत अच्छा आज के सिनेरियो में जो है वो बोला, और लास्ट वीक में आप सबने न्यूज में सुना है, वेदर इट इज सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड और एनी अदर बोर्ड, सबने अपनी 10वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। तो क्योंकि आपने बोला कि हमारे पास ऑप्शन ऑनलाइन का बचता है, तो मैं यही चाहूंगी कि आप सब अपने, जो भी ऑनरेबल गेस्ट हैं आज की मीटिंग में, सब अपने ओपिनियन दें। क्या एग्जाम कैंसिल करना हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या जब पूरे साल हमने कक्षाएं ऑनलाइन चलाई है, तो क्या हम उन्हें ऑनलाइन एसेस नहीं कर सकते हैं? इसमें क्या, थोड़े से अपने विचार दीजिए। इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। जो अभी जैसे कोविड टाइम चल रहा है, तो जो मेन थ्रस्ट है बेसिकली, दे आर मेन फोकसिंग ओवर द हेल्थ सिस्टम। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं भाई, आपके पास पीपी किट्स हैं, मेडिसिन हैं, ऑक्सीजन है, वैक्सीन, और पूरा मैन पावर आपने यहाँ पे मोबिलाइज किया। इसमें आप शिक्षा विभाग का या तो बोलिए कि दूरदर्शिता की कमी हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशंस को इस तरीके से आंका ही नहीं था कि सिचुएशन साल या 2 साल तक चल जाएंगी, और 2 साल तक ये परिस्थितियां चलने वाली हैं। तो ऐसे टाइम पे हम शिक्षा जो हम दे रहे हैं या उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे उसको एसेस करेंगे, इसकी कोई प्लानिंग, कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई थी, क्योंकि सभी को लगा था कि जस्ट 2-3 महीने चलने वाला है। इवन नॉट ओनली द स्कूल एजुकेशन, इवन हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, उसको आप ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इस टाइम पे जो लोग ट्रेंड हो रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई मेडिसिन का ट्रेंड हो रहा है, कोई कार्डियोलॉजी में ट्रेंड हो रहा है, तो आजकल क्या 1 साल से कोविड चल रहा है, तो या कोई सर्जरी में ट्रेंड हो रहा है, कोई ट्रेनिंग ले रहा है, तो उस पता चला कि उस 1 साल में जितनी सर्जरीज होती हैं बाकी नॉर्मल टाइम में, अभी एकदम घट के वो हार्डली 20% रह गई हैं। तो जो काम जो उसको क्लिनिकल मटेरियल मिलता था पहले टाइम पढ़ने में, अगर वो 2 साल पहले या 5 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कर रहा होता सर्जरी में, तो वो ज्यादा बेहतर लर्न कर सकता था सर्जरी। लेकिन अभी इस कोविड टाइम में क्या हुआ कि उसकी पोस्टिंग, वो तो डॉक्टर है, उसकी पोस्टिंग उठा के कोविड में डाल दिया। तो बच्चा पता लगा कि 3 साल के ड्यूरेशन में 1.5 साल तो कोविड पोस्टिंग किया, और जिस चीज का उसको डिग्री मिल रही है, जिस चीज का उसको स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, उसमें उसके जो एक्सपीरियंसेस है, जो उसकी कॉम्पिटेंसीज है, वो नॉट अप टू मार्क है। ठीक है, तो ये मतलब नॉट ओनली द स्कूल एजुकेशन, इवन जो क्रिटिकल प्रोफेशनल जो भी लॉ डिग्रीज हैं, वहां पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। उसका मेन इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो भी अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, उन्होंने लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग नहीं रही इसमें, उनकी बिल्कुल भी लंबे समय के लिए दूरदर्शिता नहीं रही कि अगर ये समस्याएं या यही परिस्थितियां 2 साल तक चलेंगी, तो जो आप ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं उसमें आप टीचर्स की इफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे, टीचर ने प्रॉपर्ली उनको डिलीवर किया कि नहीं किया। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा, टीचर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, क्योंकि आप क्लास में रहते हो तो आप हर बच्चे को नजर में रखते हो, तो आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर बच्चों का अटेंशन ले सकते हो। मतलब बच्चे ज्यादा अटेंटिव रहते हैं क्लासरूम्स में कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने टीचिंग में थोड़े से इनोवेशंस रखने पड़ेंगे, थोड़े से न्यू मेथोलॉजी यूज करना पड़ेगा, और ये सब वैसा ही करना पड़ेगा कि बच्चे अटेंटिव। जैसे आप भी अगर यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, कोई भी वीडियोस देखते हैं, अगर वो वीडियो आप 5 मिनट से ज्यादा अगर आपने चला दिया और वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप उसको ऑफ कर देते हैं। तो सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही है, क्लासेस में बच्चे 5 मिनट आधे घंटे करते हैं, देन उसके बाद लंबी क्लास है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो टीचर्स के लिए भी बड़ा
चैलेंजिंग है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को मतलब बांध के रखें। दूसरा, निश्चित ही हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलनी चाहिए थी, या आगे करनी चाहिए कि अगर इस तरीके से परिस्थितियां बनी रही तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे और कैसे इसका असेसमेंट करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट का फेलियर है, और गवर्नमेंट का फेलियर है तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पे किया कि जो छोटी क्लासेज हैं, जो एकदम डिटरमाइनिंग स्टेप्स नहीं है, 12th के बाद आदमी 10th के बाद 11th में जो बहुत एकदम मेन क्रूशियल एग्जाम्स नहीं है, तो उनको उन्होंने जस्ट ना वो दे दिया, वॉक ओवर दे दिया कि ठीक है आपको सबको हम प्रमोट कर देंगे। तो अब जो भी कहें परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन से तो मैं एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ डॉक्टर साहब। अभी तो बल्कि परिस्थितियां जो है दो विचित्र तरीके की घड़े में बंध गई है। एक है सरकारी शिक्षा की व्यवस्था और एक है प्राइवेट। सरकारी शिक्षा की व्यवस्था में जो बच्चे हैं जो काफी गरीब तबके से आते हैं, और लगभग हमारे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के सभी बच्चे जो कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनके पास संसाधनों की ही कमी है, ना तो उनके पास मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना ही अगर कहीं इंटरनेट हो तो वो प्रॉपर नेटवर्क रहता है उन एरियाज में, तो उनकी शिक्षा तो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। शिक्षक जो है ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए कैपेबल नहीं है। जो शिक्षक 40-40 बच्चों को क्लास में अटेंड नहीं कर पाते थे, उन बच्चों को ऑनलाइन उन बच्चों को सिखाना पढ़ाना वो भी एक मुश्किल सब्जेक्ट बन चुका है, जिसका कहीं ना कहीं भार पेरेंट्स के ऊपर आ रहा है। जब ऑनलाइन शिक्षा छोटे बच्चों को विशेषकर देनी रहती है तो उनको उनके साथ बैठना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं खैर बिल्कुल इसमें बनी हुई है। इसमें मैं बस थोड़ा तो 2 पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। इवन पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में ये भी न्यूज आई है कि बच्चे के पास लैपटॉप नहीं रहा और उसकी क्लासेस नहीं हो पाई तो उस बच्चे ने सुसाइड कर ली, यहाँ तक भी सुनने में चीजें आई हैं। और जहां पे शिक्षा का अंतर है, जो सरकारी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में या शहरी मतलब जिसको अपन बोले इंडिया और भारत में जो डिफरेंस है, निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के कारण वो डिफरेंसेस बढ़े हैं, न केवल एजुकेशन में, इवन लोगों के इकोनॉमिकल स्टेटस में जो गरीब है वो और गरीब हुए हैं और जो मध्यम वर्गीय हैं वो सस्टेन कर रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों की शिक्षा के हालात तो सभी को पता है कि एक स्कूल में कितने टीचर रहते हैं, टीचर्स को कितने काम रहते हैं, तो डेफिनेटली नॉर्मल टाइम पे भी सरकारी स्कूल के इवन प्राइमरी स्कूल तक, मतलब सरकारी स्कूलों में भी अपन अगर लोअर क्लासेज में देखें 8वीं तक के बच्चों का परफॉर्मेंस कहीं एकदम पीछे है कंपेयर टू प्राइवेट स्कूलों में। और ये सबको पता है, ये सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्राइवेट सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से कहीं कंपेयर आप कर ही नहीं सकते, मूल रूप से 8वीं तक। थोड़े क्लास के बाद बच्चे बड़े होते हैं, 9वीं क्लास के बच्चे, वो खुद अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, तो कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं सरकारी स्कूलों के भी बच्चे, लेकिन 8वीं तक के नीचे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, मतलब वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसके ऊपर भी इसका फर्क पड़ा है, और वो जो डिफरेंस था वो डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया है। और जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें निश्चित ही आपके ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं। आप सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। जी हेलो सर, देवेंद्र सर। मिश्रा जी, जो आप ये बात कह रहे हैं बात सही है कि मतलब सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, प्राइवेट के कंपैरिजन में ठीक नहीं है, अपन इससे पूरी तरह सहमत है। लेकिन एक दिल्ली का भी तो उदाहरण आप ले लीजिए, जहां पर डीपीएस और ये प्राइवेट स्कूलें थी आज से 5 साल पहले, जहां लोग सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों को डालना पसंद करते थे, चाहे वो कोई आईएएस अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, सबके। और आज ये स्थिति हो गई है दिल्ली में कि लोग प्राइवेट स्कूल को मतलब वहाँ ताले लग रहे हैं और सरकारी स्कूलों में की मांग बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार की पॉलिसी और उनकी सोच पर भी तो निर्भर करता है कि वो कैसे अपने सिस्टम को ले जाना चाह रही हैं। निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक मतलब सामाजिक भी है, हमसे जुड़ा हुआ, और राजनीतिक विषय भी है, तो इसमें अब मैं नहीं समझता कि मैं उतना सक्षम हूँ कि टिप्पणी करूं। चलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल इनपुट यहाँ पे एक चीज मैं रखना चाहूंगा कि निश्चित ही ऑनलाइन जाने में, शिक्षा को ऑनलाइन जाने में रिसोर्सेज की आवश्यकता और बढ़ी है, और अगर रिसोर्सेज को नहीं डाला गया शिक्षा एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट के माध्यम से, तो ये सरकारी स्कूलों का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपकी आधे से ज्यादा आबादी जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा एनरोल्ड है, उसका स्तर और नीचे गिरता जाएगा। और अब क्या बोलूं, मतलब अगर लॉकडाउन रहा तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आना है एजुकेशन सिस्टम में। और सरकारों को इस, जैसे कि वो बाकी सेक्टर्स के लिए वो पैकेज दे रही हैं, तो एजुकेशन सेक्टर को भी इस तरीके से पैकेज दे कि हमारा जो भारत है वो इतना पीछे ना रह जाए कि वो इंडिया की तरफ देख ही ना पाए, या कंपेयर ही अपने आप को इनकम्पेरेबल माने। हेलो सर, अभी मैं से बात कर रहा हूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ? बहुत देर के लिए सुन रहा था। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका। हेलो,
सर माई सेल्फ आई एम हाँ एडवोकेट पुरुषोत्तमन फ्रॉम चेन्नई हाई कोर्ट। अब पहले जो आपका इसमें भाषण में जो पहले एक जेंटलमैन ने बात किया, पहले पहले राजस्थान से उन्होंने बात किया कि जो बुक के विचारे में प्राइवेट बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स के बात हो रहा था आपके जानकारी के लिए, और उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जो रूल्स लाया गया, आप सब जान लीजिए ये पूरा मेरा अपना केस चेन्नई हाईकोर्ट से शुरू हुआ था, पुरुषोत्तम वर्सेस सीबीएसई। उसमें हेलो मैंने एनसीईआरटी बुक्स देना है स्कूल में बोल के मैंने एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डाला था कि प्राइवेट स्कूल्स में हम मेरे बच्चे भी सीबीएसई स्कूल। आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। Yeah, we are getting you properly, sir. Yes. Getting you. So I filed a writ petition in the Madras High Court saying that you should give only say NCERT books which are cheap, economical, not only economical, well researched. का मतलब प्राइवेट बुक्स है। आप लोग एक बात समझ लीजिए, जो भी प्राइवेट बुक्स दे रहा है दे आर वेरी सबस्टैंडर्ड, नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ मनी। क्योंकि जब जो भी एनसीईआरटी बुक्स होता है, एनसीईआरटी बुक्स में 10 आप फर्स्ट पेज निकाल के देखिए, ऑथर का पेज होगा, उसमें होगा कम से कम 10 टीचर्स होंगे, एक कमिटी होगा, एक वर्कशॉप होगा जो बुक तैयार करने में। तब मैंने बोला कि ये वेल रिसर्च्ड बुक्स है एनसीईआरटी का, इंडिया का प्रीमियर एजेंसी इतना अच्छा तैयार करता है। आप लोग किसी एक प्राइवेट टीचर या किसी कोई प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल एक बुक लिखता है, वो बहुत बढ़ावा करके लिखता है, उस बुक से मेरे बच्चे का दिमाग खराब होता है। So I presented before the court in a detailed manner saying that the private books are actually killing the education. The reason is that they are giving over inappropriate subjects. देख लीजिए एक फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे को, तब मैंने जब ये रिट फाइल किया तब एनसीईआरटी वालों ने आके एक काउंटर फाइल किया बता के कि आप जो बता रहे वो ठीक है, 10 सब्जेक्ट शुड नॉट बी गिवन। पहले आप देखते हैं जो भी प्राइवेट स्कूल से 10 सब्जेक्ट रहता है पहले क्लास के लिए, आप देखेंगे जनरल नॉलेज होगा और जब मॉरल एजुकेशन होगा, साइंस होगा, मैथ्स होगा, 10 सब्जेक्ट होगा। तब एनसीईआरटी ने आके बताया कि साइकोलॉजी के लिए पहले कक्षा के लिए 2 ही सब्जेक्ट देना है, 1 मैथ्स एंड 1 लैंग्वेज। तो व्हाट हैपन, आर यू फॉलोइंग मी? हेलो क्या सर मैं चाहूंगा शिवानंद वैद्य सर। तो क्या तब बताए कि ना, एनसीईआरटी वालों ने आके काउंटर डाल के बताया कि 2 ही सब्जेक्ट सिखाना है पहले 2 क्लास के लिए। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा होता है, जो छोटा बच्चा है, उसके लिए एज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट देना है, ज्यादा देने से वो खराब हो जाता है। और उसमें ये बताया गया है कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैथ्स और इंग्लिश, और थर्ड से फिफ्थ तक 3 सब्जेक्ट का मतलब होता है मैथ्स, इंग्लिश और एक लैंग्वेज, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, एक भाषा, और मैथ्स, और उसके बाद ईवीएस। उस ईवीएस में आता है साइंस और सोशल स्टडीज। 6th स्टैंडर्ड के बाद ही सब्जेक्ट को बढ़ाना है, तभी बच्चा सीख सकता है। मैं इसको आप दूसरे तरीके से बताओ तो आप देखते हैं आपके बच्चे पैदा होते हैं, कितना मास लगता है खड़े होने के लिए, कम से कम 10 मास होता है खड़े होने के लिए बच्चे के लिए। जब वो खड़े होता है उसके बाद आप उसी समय जाके आप उसको बोलते हैं कि हम साइकिल सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ऐसे ही काम करते हैं। ये आप अभी डिस्कशन में हो रहा था कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ठीक है, नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं। मैंने पूरा रिसर्च किया है, प्राइवेट स्कूल में जो ये मेमोरी का मतलब एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, सीधा का सीधा जो भी है रॉट मेमोरी करते हैं ना, ऐसे सीखने से क्या होता है, बच्चा खुद का अपना दिमाग से एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है। दिस इज स्पॉइलिंग द सिस्टम, रॉट मेमोरी। दैट इज द रीजन व्हाई आई फाइल्ड दैट रिट पिटीशन। अभी आता हूँ, उन्होंने पहले बताया कि बुक्स में आप देख लीजिए, ये प्राइवेट स्कूल्स का 10 सब्जेक्ट्स है। मद्रास हाईकोर्ट का उस ऑर्डर के बाद ही पूरा इंडिया में पूरा बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, आप जो उत्तराखंड बोल रहे हैं वो सब मेरे ऑर्डर के ऊपर ही वो ऑर्डर दे रहे हैं। उसमें आप एक बात देखना है कि इन प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल करने के लिए एक रास्ता है। अभी भी क्या करते हैं, 10 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। तो आप बताइए, नो 2 सब्जेक्ट्स आर ओनली अलाउड। आप उतना ही सिखाएं तो इनका बुक का धंधा कम हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, जब 2 सब्जेक्ट ही सिखाना पड़ता है, हेलो समझ रहे हैं, जब 2 सब्जेक्ट ही सिखाना पड़ता है तो 10 बुक बिकने का काम बंद हो जाएगा। ये 10 बुक तो पैसे के लिए नहीं, बच्चे के दिमाग को भी खराब कर देगा। पहले जो 5 साल है वो छोटा छोटा धीमी धीमी जाना है, बच्चा पहले सीधा खड़ा होना है, फिर उसके बाद भागना है, फिर उसके बाद अपना अपना उम्र आते समय साइकिलिंग सीखता है। ड्राइविंग लाइसेंस हम 18 साल में देते हैं। ऐसे ही होता है जब शिक्षा होता है। पहले केंद्रीय विद्यालय में और एनसीईआरटी में क्या करते हैं, और वो जो ओरिजिनल एनसीईआरटी का रूल होता है उसके अनुसार 2 सब्जेक्ट देता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में 10 सब्जेक्ट देता है। ये इनका बेसिक प्रॉब्लम है इस सिस्टम में।
तो आप बुक के बारे में बात करें तो बुक को कंट्रोल करना है तो सब्जेक्ट के वास्तव से आप जाइएगा ना, तो आप उनको पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप बुक के पीछे पड़ेंगे। और दूसरा बात है, एनसीईआरटी का सिलेबस का एक करिकुलम होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये लोग बताएंगे कि प्राइवेट बुक्स इन कंपैटिबिलिटी विद एनसीईआरटी। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट कंपैटिबिलिटी। आप डाउनलोड करिए इंटरनेट में जाके एनसीईआरटी के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, उसमें बोलता है एचसीएफ और एलसीएम जो होता है that should be taught in the 6th standard for a child, whereas the private books are teaching this highest common multiplier, HCF, all these complicated maths things in the standard 4 and standard 5. तो एवरी पैरेंट जो भी है अपने जो बच्चे का पुस्तक है उसको ले लीजिए और एनसीईआरटी के ऑनलाइन वेबसाइट में जाइए, जो बुक उसमें डाउनलोड करिए, चेक करिए कि वो एज के अनुसार बुक तैयार हुआ या नहीं, वहां आप पकड़ सकते हैं इसको। और दूसरा बात है कि इंडिया में सभी चीज के लिए सर्टिफाइंग प्रोसेस है, लेकिन ये जो बुक्स है ना, एक हमारे एक पेरेंट हैं जो अजय शर्मा जी बोल के लुधियाना से होते हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। देयर आर फेक पब्लिशर्स, पुस्तक जो वो जो पब्लिशर है वो फेक पब्लिशर, ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है। तो कौन सर्टिफाई करेगा इन बुक्स को कि ये बुक ठीक बुक है, या ऑथर कौन है, कहाँ से कॉपी किया है। बहुत सारे मेरे बच्चे के मद्रास हाईकोर्ट में मैं हंसी से बता रहा था कि मेरे बच्चे के 2 साल सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बोल रहे थे रजनीकांत और इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बता रहे थे। मैंने पूछा अरे यार 2 साल 2 सेकंड स्टैंडर्ड चाइल्ड के लिए इंडिया में बैंक क्यों जानना है और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों जानना है। तो मतलब है ये एज इनअप्रोप्रिएट देते हैं, दैट इज अ रियल प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम। और दूसरा सर, अभी आई वाज फॉलोइंग द अदर थिंग्स। देखिए अभी सर मैं सरकार कुछ कहना चाहूंगा सर, शिवानंद जी। हेलो हेलो सर। हाँ पुरुषोत्तम जी प्लीज, हाँ आप आगे बढ़े। अच्छा शमशेर जी आप लोग थोड़ा सा म्यूट करके। सर अभी चेन्नई हाईकोर्ट में अभी अगले साल जब कोरोना के समय में वो हमारे स्टेट में एक जीवो लगाया गया कि कोरोना के समय बच्चों से पैसा मत पूछिए, अभी फीस मत डिमांड करिए बोल के गवर्नमेंट ने एक जीवो दिया था। तो हमने किसी स्कूल के लिए, स्कूल के पेरेंट्स के पीछे वो कुछ स्कूल वाले पैसे पूछ रहे थे, हमने बोला कि एक रिट फाइल किया कि नो इस जीवो के अनुसार बच्चों को राहत देना, अभी पैसे मत पूछिए। तो स्कूल वालों ने पूरा मिलके कम से कम 500 से 600 रिट फाइल कर दिया हर एक स्कूल ने कि ये जीवो हमारे का खतरा है, इसको बंद कर दो, हम पैसे लेने के लिए दो, नहीं तो हम टीचर के लिए सैलरी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे बोल के सब लोग रो के वो सब स्कूल वालों ने रिट लगाया था। तो मैं आप एक ही था जो पेरेंट्स के तरफ से मैं अपीयर होकर इम्प्लीड करके पूछा कि वो लोग बोल रहे थे कि टीचर्स को सैलरी देना है तो हम कहाँ से देंगे। तो हमने बोला ठीक है टीचर का अकाउंट नंबर दे दो, हम लोग डिपॉजिट करवा देंगे सीधे उनके अकाउंट में। हेलो, हम जानते हैं टीचर को ये लोग फीस कैसे देते या ना देते। मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, आप मान लीजिए पूरा इंडिया में किसी भी स्कूल में कम से कम 40 बच्चे होते हैं एक क्लास में। एक क्लास में कम से कम 50,000 एवरेज लेता है। वो मान लीजिए वो रूरल स्कूल हो, कैपिटल सिटी हो, मेट्रोपॉलिटन हो, दे आर चार्जिंग अबाउट 50,000 रुपीज मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम एवरेज per child. So for 40 child it is about 20 lakhs. But the student teacher ratio as per the CBSE affiliation bylaws is 1.5 teacher per the classroom, 30 students something like that. तो उसका मतलब होता है एक टीचर के लिए अगर 25,000 का वेतन देता है, that is good salary I am saying, average 25,000 means into 1.5 is 40,000 per class per month. तो 40,000 पर मास के लिए इनके लिए टीचर के लिए सैलरी के लिए होता है। तो आप इसको 12 में बढ़वा दीजिए तो इसका आएगा 4,80,000। और उसके बाद ये 1 लाख रुपीज आप इसमें ऐड कर लीजिए कि वो नॉन टीचिंग है, जो प्रिंसिपल है, इन सब के लिए जो सैलरी है ये सब के लिए रख लीजिए। और दूसरा एक 50,000 आप, मैं बता रहा हूँ हर एक क्लास के लिए, और एक 50,000 आप लगा लीजिए कि ये जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो अम्यूनिटीज देता है वो सबके लिए। मैक्सिमम 7 लाख से ज्यादा एक क्लास, 40 बच्चों के एक क्लास के लिए इनके लिए खर्चा नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले बताया 50,000 तो ये 20 लाख आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो बिजनेस है, धंधा है, आप 15% प्रॉफिट भी ले लीजिए तो मतलब 3 लाख ले लीजिए आप। तो इसके बाद बावजूद भी आएगा 10 लाख surplus is that per class. So any school will have 3 sections per class, any good school or normal school. Going by that statistics, just 3 to 4 crores, why I'm saying only minimum 50,000.
इसके बाद है बुक्स है, वो जो गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट है, ऑल दिस थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स, बट बेसिकली दे आर चार्जिंग समथिंग टू दिस ट्यून एंड इट कम्स अराउंड टू 3 crores or something like that, be a minimum school. In Tamil Nadu alone there are 2000 schools. So you can imagine the business, it is of 8,000, 10,000 crores, and throughout India it is a business of 2 lakh crore. And the problem is, when I was arguing this case before the High Court on behalf of the parents, some senior counsels argued before the court that हम लोग तो यहाँ charity के लिए school निकाला। Am I audible? Am I audible? Yes, yes. Yes. So what I was arguing in the court, they said that no, we are not running a school for charity. I said no, हम जब हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में लगाते हैं, हम जानते हैं कि बच्चे के लिए पैसा देना है, हम यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आए, कोई भीख नहीं मांगता है प्राइवेट स्कूल में। हमें चाहिए MRP, आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिक्लेयर करो, हमें नहीं चाहिए फ्री। आई डोंट वांट फ्री बीस, आई वांट डिक्लेरेशन ऑफ MRP। तो उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने 75% के लिए ऑर्डर दिया, पहले 31% के लिए, फिर अभी 2 मास पहले 40% के लिए बैलेंस। अभी उसके अनुसार 75% ऑफ द फीस, प्रीवियस फीस, दैट इज अ रॉन्ग ऑर्डर, बट एनीहाउ gave to that. At least this 75% because of our interruption only this was saved. Then what happened is that the 75% then they said that the court has directed the fee determination committee in our state to fix the fees. लेकिन ये कोई भी फी डिटरमिनेशन कमिटी के पास कोई भी स्कूल नहीं जाता है। आप दूसरा भी जान लीजिए, जो भी सीबीएसई स्कूल्स है उनका अपना ओएसिस सिस्टम होता है, ऑनलाइन सिस्टम एक होता है, जहां एवरी स्कूल जो सीबीएसई स्कूल है वो जो फीस वो इज गोइंग टू कलेक्ट, दे आर सपोज टू रिपोर्ट इट टू द सीबीएसई एवरी ईयर, बट दिस थिंग neither the CBSE nor the school disclosed to you. ये आरटीआई में आप लोग लगे हैं, इसलिए मैं आई वांट टू इंप्रेस वन थिंग इज दैट आप जो भी हैं, मतलब दैट पहला स्टैटिस्टिक्स मैं बता रहा था ना, 47 lakhs पर स्कूल हो रहा है, 10 lakhs कलेक्शन है, 3 crore. The whole problem why this fee structure is there is because this diversion of fund from every school. आप देख लीजिए सीबीएसई का जो अफिलिएशन बाइलास है उसके अनुसार होता है, एवरी स्कूल के लिए इंडिपेंडेंट अफिलिएशन होता है। तो मतलब द लाइसेंस फॉर अफिलिएशन इज ग्रांटेड फॉर पर्टिकुलर स्कूल, नॉट फॉर द ट्रस्ट और द एसोसिएशन। But these institutions, they are started with nowhere from, and they keep on saying that they are swindling this money and transferring this money. Because of this problem only during COVID, they are not having reserve fund. As per the CBSE bylaws, they should have reserve fund. But this reserve fund is not there. They don't have any reserve fund. They are transferring this money. But every affiliation के जो भी affiliation application लगाता है, तो trustee जो होता है, he has to file an affidavit saying that the fund from this school will be used only for this school and this will not be transferred to somewhere else. जिस स्कूल से पैसा जनरेट होता है I think some so the whole thing is that the fund from the school should not be diverted to some other place. If that is restricted, what I am saying is that we don't want free, but officially they say that the schools are non-proprietary. का मतलब लाभ के लिए, लाभदायक के लिए ये चलाया नहीं जाता है, लेकिन ये for service on paper it is all trust and societies. At least let them pay tax to the government. So RTI people, what you have to ensure is that every school you get detail, what is the annual fees you have got, what is the salary you have got, how you have diverted the fund, where is the annual budget. This will only hold the schools to proper accounting, and that is how we can reduce the thing and let them pay the tax. वो लोग का वो जो टैक्स करना है टैक्स देने दो, वो टैक्स भी नहीं देगा, उस तरफ सरकार के पास जाके बोलेगा कि हम लोग चैरिटी में चलता है, हम लोग ट्रस्ट में है, हम लोग सोसाइटी में नॉन प्रॉफिट है, लेकिन इस तरफ आके हमसे पैसे लेके बोलता है नो आप हम तो मुफ्त नहीं दे सकते, प्राइवेट स्कूल में आए तो आप पैसे दीजिए। तो इसलिए आते वाले पूरा स्टेट में, पूरा कंट्री में क्या करना है कि एक एक स्कूल का, वो एक ट्रस्ट का, उस स्कूल में क्या कलेक्शन हुआ, उस स्कूल में क्या टीचर का सैलरी हुआ, वहां का क्या एक्सपेंस है, ये अकाउंटिंग तैयार करिए, तभी ये लोग फंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। हेलो, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन था। हेलो सर, मैं फाइनल कर देता हूँ एक बात। एक तरफ से तो मैं कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में, कल हमारे वो सीबीएसई पेरेंट्स के में मैं एक डाला था कि सर एक तरफ से हम लोग लड़ते हैं इनसे और उस मैनेजमेंट से। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, दिस इज गोइंग टू बी ए कंप्लीट कैपिटलिस्ट कंट्री, लेट अस नॉट लिव इन ए
सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी और एनीथिंग लाइक दैट, वो कुछ नहीं होने वाला। हमें इस देश में हर everyone has to work for themselves and die for themselves. This is practical reality. Even though we may have high ideals, social thinking, all these things, but there is one way out. One suggestion is that why don't we start a cooperative school? हमें सरकार भी नहीं चाहिए, प्राइवेट भी नहीं चाहिए. Why don't we start a cooperative school? You think over this, at least in regional level, at wherever places you are, cooperative में school start करिए, where the parents can come in, buy a 50,000 share and come into the school. और जब बच्चा 12th स्टैंडर्ड खत्म करके जाता है, अपना जो शेयर है उसको और किसी को बेच के निकल जाओ, तो ऐसे पीपल्स स्कूल बनना चाहिए, तभी हम इनसे फाइट कर सकते हैं। नहीं तो प्राइवेट में जाके प्राइवेट ही होता है, वो ऑलवेज इट इज ऑब्वियसली बिजनेस। Why don't you people think on those lines? National cooperative school ऐसे बोल के you can collect a little bit of fund and all the parents come together and start some school somewhere. Not necessary that, and slowly that movement can be developed so that it will be non-profit and it will be useful and it will become a national movement. This is my suggestion, sir. Purushottam ji, I mean, you have suggested here that I mean the people should seek information related to private schools budget. Yes, sir. I mean, related information should be sought from the schools. Now, the point here is that under RTI, how they are supposed to seek information from private school, because these private schools, they do supply their information related to their teachers, their staff, and the mandatory infrastructure which is they are supposed to keep maintain for running the school to the district education officer. Yes, and sir. you can seek information only through the public authority. So via public authority, you can seek indirect information, but that too limited to what is basically required for the recognition of the school, not for the budget related informations. No, once they are taxable, as per the CBSE affiliation bylaws, even you can download or can go and check. I will let you know. Okay. As per the affiliation bylaws, they have to file an affidavit when calling for affiliation that I will not divert the funds. Therefore, it is mandatory that they should account it. They are accountable unless until they are private. It is not a private that they cannot. Now they say non-cooperative. So they basically they have to find, what I have understood, that they have to give undertaking that they won't divert this fund, and they would from the particular school. Okay, for that particular school only. If they use for the particular school, the statistics that I give, not more than 10 lakhs expenses can be shown. This clause is maintained where, like, I mean, in the trust society rules, or no, CBSE affiliation bylaws. I will just try to get it to you. CBSE, they have to give this undertaking. CBSE affiliation bylaws, any school that they are seeking affiliation under CBSE, there is a specific undertaking. Actually, I didn't collect, my bundle is here. There I have used that CBSE affiliation bylaws में वो लोग एक affidavit देना है कि the fund will not be diverted, and there are provisions in the affiliation bylaws also that it should be non-proprietary. That is the business. It should not be business-like. They should not have profit. They should not do this. That's what I mean. The school basically, it's been run by the trust society and all. So Yes. my next question is, I mean, still the question remains that how would you see information related to budget? Because I mean, are they supplying this budget related information to CBSE? No, to the CBSE they give only via CBSE. CBSE. What is the problem is that CBSE, whenever they come into the picture, they say that as far as administration is concerned, it is not our duty. We are only a affiliation granting agency. हम लोग सिर्फ affiliation देते हैं और जो exam होता है उसके लिए certificate देते हैं. We are least concerned about the administration. In fact, we have got a judgment in Madras High Court. What happened is that this NCERT books के लिए जब मैंने order लिया कि इसको implement करो, in fact, throughout the country, about some 15-20 states are implementing my order. Thereafter, they have issued circular. What happened is when the CBSE comes and the court, they say that we don't have the machinery. हमारे पास उतना staff नहीं है 2000 स्कूल को चेक करने के लिए क्या वायलेशन हो रहा है. तब मद्रास हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया कि RTE के बारे में, whether RTE will, what happens in Tamil Nadu is that the CBSE schools ने
पता है कि राइट टू एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम लोग सेंट्रल बोर्ड के नीचे आते हैं, इसलिए राइट टू एजुकेशन 25% के बारे में ये लोग हमें नहीं पूछ सकते बोल के ये दे वांट टू रिगल आउट ऑफ द सिचुएशन. That writ petition came before the High Court, and the Chief Justice bench gave a judgment saying that no, practically under RT, right to education, the appropriate government is not central government. For you, the CBSE is only affiliation certificate issuing body, but your controlling body is the state education authorities, and the state department directorate of education is the controlling authority. Therefore, what I then did it is, in our case, we implemented the state government education directors. In fact, as per that, the judgment also imposed. Hello. It is very clear that right to education, everything, the state government is the controlling authority. Okay. केंद्रीय विद्यालय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि that is a central government school. That is a government school. When it comes to RT, then the state government is the appropriate authority. Therefore, the district direct, and as far as CBSE is concerned, there is one system, OASIS, OASIS एक system होता है. उसके अनुसार जब हर एक साल में एक स्कूल अपना डिक्लेरेशन देना है कि I will be charging this much fees from the child. That at least if the parents have, the schools will be accountable basically. Sir, Hello, sir. As per my understanding, कि for the administrative information, we can go for the district education officer. Yes. And for the financial information, if a school is registered as non-proprietorship or NGO or as an interest, we can take this from Registry Act or जो कि firm and registrations जहाँ पे होते हैं registry office में. वहाँ भी हो सकते हैं, आप IC से भी पूछ सकते हैं. They have to submit every. हाँ, इनकम टैक्स में तो पर दे हैव टू सबमिट एवरी ईयर देयर ऑडिट रिपोर्ट की कितना उनका इन्वर्ट, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, कहाँ पे गया. बट इस ये दोनों चीजें अपन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. बट सर मेन प्रॉब्लम इज दैट कि सर स्कूल में आप के लिए रिपोर्ट देते हैं. यू शुड आस्क फॉर द पर्टिकुलर स्कूल. देखिए एक ट्रस्ट के लिए 4, 5, 10, 20 स्कूल होंगे, तो आपके लिए रिपोर्ट लेना है वो स्कूल के लिए, क्योंकि ये स्कूल से फंड डाइवर्ट होता है. ट्रस्ट गिविंग अकाउंटेबिलिटी इज वन थिंग. ट्रस्ट का जो अकाउंट स्टेटमेंट लेना है वो एक तरह से लेना है, और हर एक स्कूल के लिए लेना है. पूछना है एज पर द बायलॉज यू आर सपोज्ड टू मेंटेन द फंड, यू गिव द अकाउंट. जी सर. बट सर ये भी सर बट ये भी देखने में आया कि अगर स्कूल की फीस 50,000 रुपए है तो वो केवल 30,000 रुपए के आपको रसीद देते हैं, और बाकी समथिंग अमाउंट वो समवेयर कहीं स्कूल डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स से कर देते. इट माइट बी द सोर्स ऑफ ब्लैक मनी. अदर देन दे आर इंसिस्टिंग दैट कि आपको ड्रेसेस और जैसे बुक्स का तो आपने काफी कुछ क्लियर कर दिया, ड्रेसेस एंड अदर काइंड ऑफ कमीशंस, तो मुझे लगता है वो पूरा ब्लैक मनी होता है. तो काफी कुछ अमाउंट स्कूल के पास ब्लैक मनी में भी आता है, जो कि अपन आई थिंक अकाउंट यहाँ पे अकाउंटेबल उसके लिए नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है. आपको हम जानते नहीं आपके वहाँ क्या है, लेकिन हमारे स्टेट में तो सबके सब बिल देता है, क्योंकि आज के समय तो पूरा पेरेंट जो भी प्राइवेट स्कूल में जाता है आईटी का होता है, आईटी कंपनी से वो काम करने वाले होते हैं, तो इनके बच्चे ये सब मैक्सिमम भी डिजिटल हो गया, तो पेमेंट भी ऑनलाइन में ही देना पड़ रहा है. पेरेंट के पास जाके पैसे पूछना नहीं हो रहा है, इसलिए नाउअडेज फीस इज पेड ऑफिशियली बट द अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन. बट एज फार एज योर स्टेट आई एम नॉट अवेयर. आपके वहाँ क्या है हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा फीस ऑफिशियली देता है. ऑफिशियली इन द सेंस टू चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर, गूगल पे, कुछ भी हो रहा है. यस सर, यस. ओके, यस सर. हेलो सर, प्रणाम. हेलो सर, प्रणाम. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए. हाँ जी सर, सभी लोगों को प्रणाम मेरा. सर मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए. सर मैंने उत्तराखंड के 13 जिलों में अध्यापकों की नेशनल अवार्ड से संबंधित समान बिंदुओं पे सूचना अलग अलग मांगी थी, अलग अलग जिलों से. तो जिसमें सर 8 जिलों से तो सूचना मिल गई है, लेकिन 4 जिले सर ऐसे हैं कि उसमें सूचना 2 जिलों से मिली है सर, अभी 2 जिलों से मिलनी बकाया है. तो एक जिले से सूचना जो मुख्य सूचना आयुक्त ने दी है, तो उन्होंने तो कहा है कि हाँ इसकी सूचना दी जाए, और लेकिन सर जो दूसरी पीठ ने जो बनाया है आदेश, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें सूचना नहीं दी जाएगी. तो सर इसमें मुझे मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे क्या करना होगा. अपील कर. ठीक है, हमारे बीच में राहुल, उसके बाद रिट में जाना है आपको हाई कोर्ट में. अभी सर 2 जिलों की सुनवाई बकाया है, तो सर मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए. मैं आपको अपील करना है, फिर आपके स्टेट कमीशन के पास जाना है. स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी काम नहीं होगा तो आपको हाईकोर्ट में जाके रिट डालना पड़ेगा.
नहीं सर, आयोग में सुनवाई हुई है ना, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त ने एक में तो आदेश दिया है कि इनको सूचना दे दी जाए, और दूसरे आयुक्त महोदय ने दी है कि में कोई सूचना ना दी जाए। तो उसके विरुद्ध में आप हाईकोर्ट में जाके रिट डालिए। सब लोग हाईकोर्ट में आते रहेंगे सर। एक मिनट, इसमें थोड़ा हमारे राहुल सर हैं, वो उसमें सजेशन आपको देंगे सर, इसमें इनको क्या करना चाहिए। हेलो द्विवेदी जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ वीरेंद्र कुमार जी, एक सेकंड, थोड़ा सा राहुल सर बोल लें, इसके बाद आप बोलिए। विभा जी देखिए, इसमें आप जी सर प्रणाम। तो ये दोनों एक ही विषय पर जो हाँ जी सर, एक ही विषय पे है कि नेशनल अवार्ड से संबंधित सूचना मांगी थी मैंने अध्यापकों की। तो दो सूचना आयुक्तों के पास कैसे पहुंची? समान आवेदन पत्र था सर, तो 8 जिलों में तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, उन्होंने सूचना दे दी है। लेकिन 4 जिलों में जो गई है, तो एक में मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने कह दिया कि दे दी जाए सूचना, और दूसरे आयोग महोदय कह रहे हैं कि सूचना नहीं मिलेगी। तो सर 2 जिलों की अभी बकाया है, तो मुझे सुनवाई है। लेकिन आप वो विषय तो ये नहीं है, आपको ऑलरेडी एक जगह के लिए नहीं है। आप ये बात को समझिए, अभी आपने पहले जब बताया तो ऐसा लगता है कि एक ही जगह के लिए 2 ऑर्डर आ गए हैं। हाँ जी, एक ही समान बिंदुओं पे 2 ऑर्डर आए हैं सर। नहीं, एक समान बिंदुओं पे 2 ऑर्डर आ गए, लेकिन एप्लीकेबल दोनों अलग अलग जगह के लिए नहीं। समान सूचना आवेदन पत्र हैं सर। भाई साहब आप ये बताइए, वो जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। में अन्य जिले का है ना। पौड़ी जिले ने कहा है कि हम ये सूचना नहीं देंगे। टेहरी ने कहा है हम दे देंगे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो अभी सुनने में लग रहा है कि अभी पहले आपने जो बोला ना कि ऐसा उससे ऐसा आभास हो रहा था कि एक ही जिले पे 2 ऑर्डर आ गए और ये तो एक नहीं पूरे सर। जहाँ से सुन लीजिए, जहाँ से जो ऑर्डर मिल गया है वो ले लीजिए, जैसा पुरुषोत्तम जी ने बताया, और बाकी दूसरे ऑर्डर के अगेंस्ट आप चले जाइए। अभी आयोग में सुनवाई और भी है ना सर? 2 आयोग में सुनवाई है अभी। हाँ, अभी दो जिलों की सुनवाई आयोग में और भी है समान बिंदुओं पर। हाँ, तो उसमें ऐसा करिए, मुख्य सूचना आयुक्त का जो आदेश है जिसमें उन्होंने जानकारी के आदेश दिए हैं, उसकी कॉपी लगाइए आप जी कि ये दिया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त ने ये आदेश दिया है ना। हाँ जी हाँ, उसकी कॉपी लगाइए। और दूसरा, जिस आयुक्त महोदय ने अपना ऑर्डर दिया है कि वो नहीं दे रहे हैं, तो उनको रिकंसिडर करने के लिए एक बार फिर से कि बिंदुओं पर कई बार क्या होता है कि तथ्य कुछ रहते हैं और वो शायद कुछ पूरे तथ्य सामने नहीं आते हैं, तो ऑर्डर गलत भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, मानवीय भूल होती है, सूचना आयुक्त भी मानवीय भूल कर सकते हैं। तो आप उसको वापस एक पिटीशन दे दीजिए। हाईकोर्ट मूव करने से पहले आप एक रिक्वेस्ट पिटीशन दीजिए ताकि हाईकोर्ट के लिए आपका ग्राउंड बना रहे। अभी सर तो क्या उसमें डबल बेंच के लिए कर सकते हैं सर? देखिए, डबल बेंच नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये एक बन गया है, एक लोगों ने पता नहीं कहाँ कहीं सूचना आरटीआई में कहीं लिखा नहीं। आप कानून को पढ़िए, कानून में लिखा है कि डबल बेंच बनेगी, 3 बेंच बनेगी और बेंच बनेगी। बेंच शब्द का यूज ही नहीं हुआ है कहीं। ये तो क्या हुआ कि किसी ने शुरू कर दिया। वो सब उत्तराखंड में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सीआईसी साहब और 2 आयुक्त महोदय है, तो ये तीनों में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऑर्डर हुआ है, ये विभागवार है, ये जिलावार नहीं है। तो विभागवार जो है उसमें यदि हम शिक्षा की बात करें तो जो स्कूल एजुकेशन या उच्च शिक्षा का जो देखता है वो एक ही आयुक्त देखता है। और कुछ केसेस ऐसे हुए जो यहाँ पर इन्होंने डबल बेंच बनाई है। मेरा एक मामला भी इस तरह से गया था और उन्होंने डबल बेंच बनाई थी, तो वहाँ पे 2 ये मामला अलग है, ये जिले वाइज आयुक्त उस तरह से करते हैं। तो इस तरह से कुछ केसेस यहाँ पे पहले डिसाइड किए गए हैं। बीरेन जी थोड़ा सा सुने। हाँ, मामला अलग है, ये जिले वाइज का है, विभाग वाइज नहीं है। लेकिन जो इन्होंने तो चूंकि अवार्ड से संबंधित है, तो सूचना जो है वो शिक्षा विभाग से ही संबंधित है। तो शिक्षा विभाग यदि है तो उसका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है और उसके मुताबिक ही तीनों आयुक्त के बीच में केसेस जाते और केसेस ट्रांसफर यदि करना है तो सीआईसी हैज द पावर्स टू ट्रांसफर द केस विद इन हिज कमीशन फ्रॉम वन से इंफॉर्मेशन कमिश्नर टू हिमसेल्फ और टू जाती है तो आती नहीं। जी वीरेंद्र कुमार जी, हर स्टेट का अपना अलग अलग रहता है। कई स्टेट्स में, अधिकतर स्टेट्स में जो रीजन है वो रीजन वाइज है। हाँ जी सर, सेंटर में हमारे यहाँ रीजन वाइज नहीं, हमारे यहाँ विभाग वार है कि सचिवालय में जो विभाग है या जो भी है, तो उस तरह से उन्होंने सीआईसी ने जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है
दैट इज डिपार्टमेंट वाइज। और दूसरा सर, जो ऑनलाइन एग्जाम के बारे में जो चर्चा हो रही थी उसमें मैं कुछ सर कहना अभी चाहता हमारी बात पूरी नहीं हो पाई है। दूसरा मैडम बिंदु लेने से पहले नहीं, विभाग नामदेव जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सूचना नहीं देने का जो ऑर्डर हुआ उसमें ग्राउंड क्या है, कौन सा सेक्शन उसमें आयुक्त महोदय ने कहा था? हाँ, मैं सर एक्सप्लेन करूँ, माफी चाहूंगा दूसरे के आईडी से बोल रहा। हाँ, मैंने समान बिंदु से 13 जिलों में सूचना के लिए आवेदन लगाए, 8 जिलों ने सूचना दे दी बिना सूचना न देने के लिए कारण क्या बताया, कौन सा सेक्शन उन्होंने बताया, इसको बताइए। उन्होंने केवल ये कह दिया कि ये सूचना जो है गोपनीय है और ये सूचना नहीं दी जा सकती। गोपनीय मतलब 81J? 81 ये उन्होंने धारा 11 बता दी, आयोग ने धारा 11 बता दी। अच्छा हाँ 11 मतलब वो 81J में उन्होंने बताया कि ये है। क्या ये तो नहीं कहा कि वो स्कूल जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? क्योंकि कई बार जाती है धारा 11 प्रोसीजर होता है। हाँ, धारा 11 का प्रोसीजर होता है ना सर, 81J होता है, और या फिर 2H हो सकता है कि इट इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी एंड देयरफॉर दैट स्कूल कांट गिव इन्फॉर्मेशन। 2H 8 जिलों में तो थी ना वो सूचना। हाँ, क्योंकि ये विवाद नहीं है, ऑलरेडी इट्स अ सेटल थिंग, बिकॉज मुख्य सूचना आयुक्त ने अगर बोल दिया है कि इन्फॉर्मेशन देने योग्य। हाँ, यही विवाद ये है कि मुख्य सूचना आयुक्त ने कह दिया कि दे दो ये सूचना। नहीं, उसमें मैं एक उपाय बताता हूँ जो मैंने भी एक केस में किया था कि उसमें CIC महोदय को ये कहा जा सकता है कि ही मे ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन टू हिमसेल्फ, दैट केस टू हिमसेल्फ, और ही मे फॉर्म ए ज्वाइंट बेंच। ये उसका ये कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने भी एक केस में ऐसा किया था कि मेरा हम तकनीकी शिक्षा विभाग में आते और मेरा एक मामला गया था कुंवर सिंह साहब के सामने, दूसरा मेरा मामला राजेंद्र कोटियाल साहब के सामने गया था IC के पास। तो ऐसे मैंने ट्रांसफर के लिए लिखा था, और उसमें मामला ये था कि एक मामले में शोकॉज इशू नोटिस हो गया था। मैंने इन्वोक किया डबल जियोपार्डी, संविधान का फीस दो। मैंने बोला कि एक ही मामले के लिए 2 अलग अलग केस नहीं चलाए जा सकते, एंड देयरफॉर इट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम से वन बेंच टू अनदर बेंच, और ए जॉइंट बेंच शुड बी फॉर्म, अदरवाइज डबल जियोपार्डी का मामला बनता है और एक 2 सजा नहीं हो सकती है। तो ये ग्राउंड मैंने इन्वोक किया था एज ए PIO। नहीं, आपके ग्राउंड में तो फैसला नहीं दिया गया था उस समय, आप आगे ट्रांसफर ले गए, यहाँ तो 2 फैसला आ गया। अब थोड़ी ना फैसला आ गया तो फिर हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। फैसला आ गया फिर फैसला आ गया तो आपको हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा। फैसला हो गया, हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी और कोई 2 उपाय जिलों नहीं है की इसमें। सुनवाई और भी है सर अभी। अरे जो में बाकी है विभाग इसको रिकंसिडर नहीं करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त का वो लगा दीजिए, वो जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर की कॉपी लगाइए, उनको कहिए कि इसमें ऑलरेडी ऑर्डर पास हुए हैं, इसको कंसीडर किया जाए। यस, एंड देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन, और इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिसॉल्व फिर हाईकोर्ट ही कर सकता है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो 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 द्विवेदी जी। हाँ, ये जो हाँ, सदाचारी सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उनकी बात अभी पूरी नहीं हो पाई है, कई बार उन्होंने। चलिए सदाचारी सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें नई शिक्षा नीति के ऐसे पॉइंट थे जिनको हम वहाँ डालना है। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के 2003-2004 मतलब है कि 23 दिसंबर 2003 का निर्णय था। उसमें पर्यावरण विषय एक विषय के रूप में सभी कक्षाओं में, चाहे वो क्लास 1 हो चाहे PhD